एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूं स्मृति। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। कौन से चैप्टर का? स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का। ठीक है, लास्ट क्लास हमने किया था इसके फंक्शंस तक। आज हम लोग वर्किंग से और ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं इस पे एमसीक्यू दूंगी जैसे मैं हर बार करती हूँ। सारे वीडियो लेक्चर्स के बाद मैं एमसीक्यू को पोस्ट करती हूँ और उसे डालती हूँ और आप उसे सॉल्व करते हो, प्रैक्टिस करते हो, रिवाइज करते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, आज पहली बार देख रहे हो, तो फटाफट से सब्सक्राइब को बटन को क्लिक कर दीजिए और मिसेस आनंद क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्किंग। The commission is vested with the power to regulate its own procedure. It has all the powers of a civil court and its proceedings have a judicial character. So सारे powers है इसके पास, क्या चीज के? सिविल कोर्ट के, और ये proceedings के judicial character भी है। ठीक है, The Commission is not empowered to inquire into any matter after the expiry of 1 year from the date on which the act constituting violation of human rights is alleged. In other words, it can look into a matter within 1 year of its occurrence. So, कोई भी मैटर के 1 साल के अंदर वो अगर हुआ है मैटर, 1 साल के अंदर ही ये कोई भी इंक्वायरी कर सकती है। The Commission may take any of the following steps during or upon the completion. So, ये सब steps ले सकती है इंक्वायरी के टाइम पे या completion of the inquiry. It may recommend to the state government or authority to make payment. So, payment of compensation. Recommend to the state government or authority the initiation of proceedings for prosecution or guilty of public servant. It may recommend to the state government or authority for the grant of immediate interim relief. मान लीजिए कुछ इंटरिम रिलीफ देना है, इमीडिएट रिलीफ देना है, उसके लिए भी रिकमेंडेशन कर सकती है। इट में अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द स्टेट हाई कोर्ट फॉर द नेसेसरी डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स। सो अप्रोच कर सकती है सुप्रीम कोर्ट को भी या हाई कोर्ट को भी। It has no power to punish the violators of human rights, not to award any relief including monetary relief to the victim. ठीक है, ये रिकमेंडेशन सिर्फ दे सकती है। ठीक है, ये आप पॉइंट को नोट कीजिए, ओनली रिकमेंडेशन। ये किसी भी वायलेटर्स को पनिश नहीं कर सकती है, ना ही कोई मॉनेटरी बेनिफिट दे सकती है, रिलीफ दे सकती है किसी भी विक्टिम को। ठीक है, और इसके रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है स्टेट गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी पे, बट कुछ एक्शंस होना चाहिए विद इन 1 month of its recommendations. The Commission submits its annual or special reports to the state government. These reports are laid before the state legislature along with a memorandum of action taken on the recommendations of the Commission and the reasons for non-acceptance of any of such recommendation. ठीक है, ये रिकमेंडेशंस देती है, लेजिस्लेचर के सामने रखती है रिपोर्ट्स को। देन वो उसमें क्यों, अगर कुछ नहीं एक्सेप्ट हुआ तो क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ, या फिर एक्शन हुआ तो क्या एक्शन हुआ, वो देखा जाता है। ह्यूमन राइट्स कोड, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट कब हुआ था? ह्यूमन राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कोर्ट। सो एस्टैब्लिशमेंट किसका? ह्यूमन राइट्स कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो क्या बना हुआ है इसका? स्पेशल बना हुआ है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कोर्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट में। These courts can be set up by the state government only with the concurrence of the chief justice of the high court of that state. So किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कब आएगी? स्टेट गवर्नमेंट सेटअप कब करेगी? जब हाई कोर्ट उस स्टेट का कॉन्करेंस देगा तब। फॉर एवरी ह्यूमन राइट्स कोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाइज पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट्स एन एडवोकेट। ठीक है, 2019 में कुछ अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, उसके बारे देख लेते हैं। द वेरियस प्रोविजंस ऑफ फीचर्स ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो भी अपडेट हुआ है 2019 में, वो इम्पोर्टेंट है, वो हमें जानना चाहिए। इट प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हु हैज बीन अ जज of the Supreme Court and is also made eligible to be appointed as chairperson of the Human Rights Commission in addition to the person who has been the Chief Justice of India. So, वो judge of the Supreme Court is also made eligible to be appointed as chairperson. So, chairperson कौन हो सकते हैं? National Human Rights Commission के Chief Justice of India या फिर
जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये ऐड हुआ है। It increased the number of members of the National Human Rights Commission from 2 to 3, of which at least 1 has to be women. पहले 2 था, अब 3 मेंबर्स हो गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, जिसमें से एक आपका कौन होना चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। It made the chairpersons of the National Commission for BCs, National Commission for Protection of Child Rights, as well as Chief Commissioner for Persons with Disabilities as the ex officio members. So ये हमने पढ़ा था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में, कि ये सारे जो नेशनल कमीशन के चेयरपर्सन हैं, नेशनल कमीशन फॉर बीसीज, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के जो भी चेयरपर्सन है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, किसके, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। इट रिड्यूस द टर्म ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एज वेल एज State Human Rights Commission from 5 to 3 years. It also made them eligible for reappointment. So 2009 Amendment Act के बाद 5 साल से हट के 3 साल हो गया है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा भी होगा स्टार्टिंग में, टर्म ऑफ 3 years। देखिए, टर्म ऑफ 3 years और until they attain the age of 70 years. So पहले 5 साल थी, अब 3 साल है। It provided that a person who has been a judge of high court is also made eligible to be appointed as chairperson. जो हमने पढ़ा था, जज ऑफ हाई कोर्ट भी बन सकते हैं चेयरपर्सन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है चेयरपर्सन एंड टू मेंबर्स है। चेयरपर्सन क्या हो सकते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जज ऑफ अ हाई कोर्ट। सो ये 2019 अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड हुआ है, ठीक है। It also provided that the central government may confer upon the State Human Rights Commission the functions relating to human rights in the union territories except the Union Territory of Delhi. दिल्ली को छोड़ के किसी और यूनियन टेरिटरी में इसका फंक्शन, स्टेट जो भी ह्यूमन राइट्स का कमीशन का फंक्शन है वो हो सकता है। सो द फंक्शंस रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स हमने पढ़ा था, दिल्ली में क्या होता है, वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ही हैंडल करती है, ठीक है। It provided that the Secretary General of the National Human Rights Commission shall exercise all administrative and financial powers subject to the control of the chairperson except judicial functions. So भी Secretary General होगी NHRC की, वो सब कुछ हैंडल करेगी चेयरपर्सन का, except what, judicial functions, okay। It provided that the Secretary of the State Human Rights Commission, similarly State Human Rights Commission के भी जो Secretary General होंगे वो सारे administrative and financial powers होंगे, but judicial powers नहीं होंगे, ठीक है। इनके पास कौन सा power होता है, power of a civil court होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। And its proceedings have a judicial character, but ये it has no power to punish the violators of human rights, not to award any relief including monetary relief to the victim. It is very important point, ठीक है। The functions of commission का जो भी है वो recommendatory in nature है, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर आएगी that is National Commission for Women हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप प्लीज ये चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद MCQ सॉल्व कीजिए। ये पार्ट 2 था, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और होप सो आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। कब ह्यूमन राइट्स एक्ट आया, 1993 में आया है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। कॉम्पोजिशन क्या होता है, मल्टी मेंबर बॉडी होते हैं जिसमें से एक मेंबर होता है, चेयरपर्सन होता है एंड 2 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। चेयरपर्सन कौन हो सकता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ अ हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए कॉम्पोजिशन को आप बार बार रिवाइज कीजिए, 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अगर और अच्छा करना है तो आप लिख के रिवाइज कीजिए, 2 to 3 टाइम्स कीजिए एंड ट्रस्ट मी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक मेरे वीडियो लेक्चर्स को चेकआउट नहीं किए हो, MCQ सीरीज को चेकआउट नहीं किए हो, तो प्लीज विजिट कीजिए, प्लीज चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट।